हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुलिया और आपके लिए आज का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूं, डेली रात को 10 बजे क्विज होता है और लाइव चैट में सभी स्टूडेंट्स आंसर्स देते हैं। तो आप भी चाहें तो डेली रात को 10 बजे इस क्विज को अटेंड कर सकते हैं और लाइव चैट में अपने आंसर्स दे सकते हैं और साथ ही साथ कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह सभी को बस 5 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, उतने में नीचे आपको अपने आंसर्स देने हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो बताइए, बैक्टीरिया की खोज इनमें से किसने की? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीजिए आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर? लियोनहॉक। ओके, जो बैक्टीरिया था या जीवाणु जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसकी खोज जो की थी वो लियोनहॉक ने की थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और खासकर खोज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो वैसे भी इंपॉर्टेंट ही होते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी, यानी कि हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल इज, इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है? दीजिए आंसर। सोडियम, कैल्शियम, आयरन या पोटेशियम? तो क्या होगा इसका आंसर? सोडियम। ओके, सबसे अधिक क्रियाशील यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल इनमें से सोडियम है। ओके, और ये काफ़ी सॉफ्ट भी होता है, इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। सॉफ्ट टेस्ट भी पूछा जा सकता है पेपर में। ओके, और ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि ये हवा से भी रिएक्शन करके बर्नट हो जाता है। ओके, यानी कि जल जाता है, आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट है, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? विच गैस इज यूज्ड इन सिगरेट लाइटर? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। और सिगरेट की स्पेलिंग भी याद कर लेना, पेपर में पूछ ली जाती है। सिगरेट की सही स्पेलिंग कौन सी है पता है ना, इंग्लिश में पूछी जाती है स्पेलिंग्स, विच स्पेलिंग इज करेक्ट। तो बताइए, फिलहाल सिगरेट, जो सिगरेट पीते हैं लोग बाग, लाइटर रखते हैं, तो उसमें कौन सी गैस यूज़ होती है? क्या होगा इसका आंसर? ब्यूटेन। ओके, जो सिगरेट लाइटर होता है उसमें ब्यूटेन गैस यूज़ होती है। सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको याद कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? बताइए अब सबसे सूखा स्थान कौन सा है इनमें से? दीजिए आंसर। देखिए, जो इनमें सबसे सूखा स्थान है ना, वहीं पर वर्षा भी बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी कि बारिश भी सबसे कम होती है, वहाँ पर काफ़ी कम होती है मतलब। तो क्या होगा इसका आंसर? लेह। सबसे सूखा स्थान लेह है और वहाँ बारिश भी काफ़ी कम होती है। दोनों का एक ही आंसर होगा, बारिश की भी पूछ सकते हैं आपसे पेपर में। नेक्स्ट है, किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? यानी कि वहाँ जनजातीय समुदाय इतने ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। आपको पता होगा नहीं, अलग अलग प्रजातियाँ मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, अलग अलग जगह पाई जाती हैं। ये गोंड वगैरह प्रजातियाँ सुना भी होगा अपने नाम, झरिया वगैरह। तो फिलहाल नाम क्या है? क्या होगा इसका आंसर? हरियाणा। हरियाणा में किसी भी जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। अब हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट तो होगा ही, याद रखिएगा इसलिए। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? आप देखिए, जहाँ पर सबसे पुराना तेल का भंडार है वहीं पर सबसे पुराना तेल संयंत्र भी है। ओके, तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। पेपर में पुराना तेल भंडार भी पूछा जा सकता है और पुराना तेल संयंत्र भी पूछा जा सकता है। तो क्या होगा इसका आंसर? डिगबोई। डिगबोई जो कि असम में है, वहाँ पर सबसे पुराना तेल का भंडार है। चलिए नेक्स्ट है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। पंक्तियाँ किसने लिखी? काफ़ी फेमस पंक्तियाँ है और कई पेपर में रिपीट हो चुकी हैं। दीजिए आंसर। आई होप आंसर सभी को पता होगा। चलिए टाइम अप होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? बिस्मिल। ओके, जो बिस्मिल थे उन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो बताइए, रेगुलेटिंग एक्ट है जो, वो कब पारित किया गया था? इनमें से कौन से सन में? आपको पता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा इसका आंसर? टाइम आप, इसका आंसर होगा 1773। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? अब आपको पता है, इंडिया में कुछ नदियाँ जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ अरब सागर में गिरती हैं। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो आपको इनमें से बताना है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती हैं। दीजिए आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, यानी कि दोनों ए और बी। अब देखिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी, ये सारी की सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
और ये जो नीचे सी ऑप्शन है ना, लूनी, नर्मदा और ताप्ती, मेनली इन्हीं नदियों के नाम पूछे जाते हैं, खास नर्मदा और ताप्ती के ज़्यादातर। तो ये नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। तो पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। मैं तो कहती हूँ कि आप बस लूनी, नर्मदा और ताप्ती का नाम याद कर लीजिए, मेनली ये अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी मेनली नदियाँ हैं ना, वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब देखिए मैप से देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये अरब सागर है इस तरफ, ठीक है, ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है देखिए, और इस तरफ है अपोजिट डायरेक्शन में बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर में लूनी, नर्मदा और ताप्ती गिरती है, और बंगाल की खाड़ी में बाकी की सारी जो बड़ी नदियां हैं वो गिरती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? इंपॉर्टेंट है, गोलमेज सम्मेलन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ आप ये याद रखिएगा कि गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे ना, वो लंदन में हुए थे, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे, तो लंदन में हुए थे। ओके, और हाँ, अब ये 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो तीसरे वाला हुआ था। ओके, 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1931 में दूसरा हुआ था। नेक्स्ट है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अब आपको पता है 1857 में क्रांति हुई थी, तो ऑब्वियस उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही। तो 1857 में भारत का गवर्नर जनरल, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब 1857 की क्रांति हुई? तो क्या होगा इसका आंसर? कैनिंग, यानी कि लॉर्ड कैनिंग 1857 में भारत के गवर्नर जनरल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? आप बताइए 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है, मंदिर है, संत की झोपड़ी है, या कोई मीनार है? तो क्या होगा इसका आंसर? टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ओके, 2.5 दिन का झोपड़ा पेपर में पूछा जाता है किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जो गुलाम वंश के संस्थापक भी थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाड कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? अब बताइए टाड को कहाँ पहना जाता है? माथे पर, नाक में, बाजू में, या कमर में? तो क्या होगा इसका आंसर? बाजू में। टाड बाजू में पहने जाने वाला आभूषण है। और मैंने आपको कल बताया था अनंत, अनंत भी बाजू में पहने जाने वाला आभूषण है। याद रखिएगा, टाड और अनंत दोनों के दोनों बाजू में पहने जाने वाले आभूषण हैं। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। अब मैंने आपको बता रखा है, उपसर्ग जो शब्द आगे लगते हैं और प्रत्यय जो शब्द पीछे लगते हैं। तो बताइए, उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं, प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं। तो बताइए इसमें सावधानी में कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि बड़ी ई। अब देखिए, सावधान शब्द कैसे बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, सावधान जमा ई। ओके, सावधान जमा ई। अब देखिए न पे बड़ी की मात्रा आ रही है ना, तो इसलिए हमने बड़ा ई इंक्लूड किया, छोटा ई नहीं। अगर किसी शब्द पर छोटी ई की मात्रा रखी होती ना, तो हम छोटा ई यूज करते, लेकिन यहाँ पर बड़ी की आ रही है तो बड़ा यूज करेंगे। और देखिए हमने साव जमा धानी ये ऑप्शन क्यों नहीं यूज किए? इसका रीजन क्या है? तो एक फैक्ट हमेशा याद रखिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय में जो भी हम शब्द अलग करेंगे ना, उसमें एक शब्द का मीनिंग प्रॉपर निकलता होगा। जैसे कि देखिए आनी, आनी यूज करके देखिए, सावध जमा आनी, सावध का क्या मतलब निकल रहा है और आनी का क्या मतलब निकल रहा है? नहीं निकल रहा ना कुछ भी। तो ये तो ऑप्शन वैसे निकल गया धानी, साव जमा धानी। अब साव क्या है, साव क्या है, धानी क्या है? कुछ मतलब निकला? नहीं निकला किसी का भी। साव छोटी की मात्रा इसलिए यूज नहीं हुई क्योंकि नी पे बड़ी की मात्रा यूज हो रही है, न पे, ठीक है। न जो नी बना है वो बड़ी की मात्रा से बना है, तो इसलिए छोटी की मात्रा यूज नहीं हुई। तो इसलिए हमने सावधान जमा ई यूज किया, क्योंकि न पे बड़ी की मात्रा है। तो सावधान का तो मतलब निकल रहा है ना, और पीछे हमने प्रत्यय लगा दिया ई, तो सावधान और ई से मिलकर बन गया सावधानी। याद रखिएगा, एक शब्द का प्रॉपर मीनिंग निकलेगा। कभी भी ऐसे ही कुछ भी मत आधे बांट कर लगा दीजिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय में शब्द का प्रॉपर मीनिंग निकलता मिलेगा एक का आपको। जैसे इसमें प्रत्यय लगाया है ना, तो प्रत्यय पीछे लगाया है तो पीछे वाले शब्द का मीनिंग नहीं निकलेगा, लेकिन इससे आगे वाले शब्द का मीनिंग निकलता मिलेगा। और उपसर्ग होगा तो उपसर्ग आगे लगेगा और पीछे वाले शब्द का मीनिंग निकलता हुआ मिलेगा। ओके, आई होप सब समझ गए होंगे। हिंदी तो आपकी चल ही रही है, बाकी आपको डिटेल में भी कराएंगे और टॉपिक वाइज आपकी क्विज भी कराएंगे हिंदी में। हिंदी की तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो ही जाने वाली है हर टॉपिक की।
मतैक्य में कौन सी संधि है? आप सोच समझ के आंसर दीजिएगा। 4-5 दिन से मैं आपको संधि समास क्वेश्चन डाल नहीं रही हूँ, इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, फिर भी मैं इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा चुकी हूँ। जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से क्विज अटेंड कर रहे हैं ना, उन्हें तो इसका आंसर ठीक देना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है उनकी। तो क्या होगा इसका आंसर? वृद्धि संधि। आप देखिए, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी कहीं पर 2 मात्राएं आ जाए वहां हमेशा वृद्धि संधि होती है। अब देखिए, तय के ऊपर 2 मात्राएं आ गई ना, तो वृद्धि संधि होगी। तो 2 मात्राएं जब भी आ जाए वहां हमेशा वृद्धि संधि होती है। ओके, नेक्स्ट है, खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागों से कढ़ा ओढ़ना क्या कहलाता है? अब दीजिए आंसर। आपको पता है आभूषण और वस्त्र कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में एक आभूषण या एक वस्त्र तो पूछ ही लिया जाता है। तो फिलहाल क्या होगा इसका आंसर? दुकानिया। खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागों से कड़ा ओढ़ना क्या कहलाता है? दुकानिया कहलाता है। ओके, दुकानिया याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कंग, कंग मैं आपको बता चुकी हूँ, डिमाच भी बता चुकी हूँ। जो शादी में रेशमी ओढ़ना चढ़ाया जाता है उसे डिमाच बोलते हैं। और बोल क्या होता है? जो सूती जो कपड़ा होता है उस पर रेशमी पट्टियों से जो बनाते हैं उसे बोलते हैं बोल। आई थिंक ये बोल तो मैंने आपको कल ही कराया था। नेक्स्ट, अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका होमवर्क। सिनोनिम ऑफ कन्फिस्केट। अब दीजिए आंसर। ऑप्शन ए, टू कंफ्यूज, ऑप्शन बी, टू ऑब्सक्योर, सी, टू सीज बाय अथॉरिटी, डी, टू स्टील। दीजिए आंसर। आई होप आप सभी के सभी जो मैं डेली आपको वो कैब करा रही हूँ वो लर्न कर रहे होंगे अपनी इंग्लिश अच्छी करने के लिए और अच्छा स्कोर करने के लिए। तो टाइम अप होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? टाइम अप। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि टू सीज बाय अथॉरिटी। अब देखिए, कॉन्फिस्केट क्या होता है? जब्त करना। कन्फिस्केट क्या होता है? जब्त करना। ये पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है, ये वो कैब ध्यान से किया करो। कन्फिस्केट होता है जब्त करना। टू सीज बाय अथॉरिटी भी क्या होता है? सीज करना, यानी कि जब्त करना। ओके, तो बाय अथॉरिटी यानी आधिकारिक रूप से किसी चीज़ को सीज कर देना, सील कर देना, जब्त कर देना। ओके, कन्फिस्केट का सिनोनिम क्या? टू सीज बाय अथॉरिटी। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। टू कंफ्यूज, कंफ्यूज क्या होता है? सबको पता है, विचलित होना। टू ऑब्सक्योर, अब टू ऑब्सक्योर क्या होता है? टू ऑब्सक्योर होता है धुंधला बनाना। ओके, ऑब्सक्योर मतलब धुंधला। टू ऑब्सक्योर क्या हो गया? धुंधला बनाना। टू स्टील, स्टील सबको पता है चुराना होता है। ओके, स्टील क्या होता है? चोरी करना, चुराना। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ डिस्पर्स। अब एंटोनिम बताना है डिस्पर्स का। ऑप्शन ए स्प्रेड, बी कलेक्ट, सी मर्ज, डी कंबाइन। दीजिए आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी से आंसर दीजिए सब स्टूडेंट्स। चलिए टाइम अप होता है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि कलेक्ट। अब देखिए, डिस्पर्स क्या होता है? फैलाना। आपने सुना भी होगा, जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे इंग्लिश के उन्होंने पढ़ा भी होगा डिस्पर्शन वगैरह। ठीक है, तो डिस्पर्स क्या होता है? फैलाना। फैलाना का उल्टा क्या हो गया? इकट्ठा करना, यानी कि कलेक्ट करना। तो डिस्पर्स का एंटोनिम क्या हो गया? कलेक्ट। फैलाना का क्या हो गया? उल्टा, इकट्ठा करना। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। स्प्रेड, स्प्रेड भी क्या हो गया? फैलाना, यानी कि इसका सिनोनिम हो गया। स्प्रेड क्या होता है? फैलाना। मर्ज, मर्ज क्या होता है? मर्ज होता है किसी चीज़ को कंबाइन करना। ठीक है, मर्ज करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। ओके, और कंबाइन क्या होता है? कंबाइन भी होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना। मर्ज होता है मिलाना, और कंबाइन क्या होता है? किसी चीज़ को कंबाइन कर देना, एक साथ कर देना। ओके, कुछ होते हैं स्टूडेंट्स 11th में भी जो कंबाइन लेते हैं, यानी कि नॉन मेडिकल भी, मैथ्स भी लेते हैं साथ में, और बायोलॉजी भी कहते हैं, तो उसे बोल देते हैं कंबाइन है। नेक्स्ट है ईडियम। दो ही इज a close fisted person, he donated liberally to the earthquake relief fund। अब आपको एक क्लोज फिस्टेड पर्सन जो स्टार के अंदर, उसका आइडियम बताना है। दीजिए आंसर। ए फ्रूगल पर्सन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, ए माइजरली पर्सन, ए पुअर पर्सन। दीजिए आंसर। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए माइजरली पर्सन। माइजर क्या होता है? कंजूस जो होता है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक क्लोज फिस्टेड पर्सन का क्या हो गया? माइजरली पर्सन, यानी कि जो कंजूस व्यक्ति है ना उसे बोलते हैं एक क्लोज फिस्टेड पर्सन, यानी कि माइजरली पर्सन। याद रखिएगा, माइजर को कंजूस भी बोलते हैं। ठीक है, माइजर पेपर में पूछा जा सकता है। कंजूस इंपॉर्टेंट है ओके। तो अब चलिए पूरा सेंटेंस देख लेते हैं। दो ही इज ए, यद्यपि वो एक क्लोज फिस्टेड पर्सन यानी कि कंजूस है। ही डोनेटेड, उसने दान किया। लिबरली टू द अर्थक्वेक रिलीफ फंड, यानी कि वो बहुत ही कंजूस है, फिर भी उसने बहुत ही अच्छे से अर्थक्वेक यानी कि जो भूकंप आया था उसके रिलीफ फंड में दान किया। तो एक क्लोज फिस्टेड पर्सन का क्या हो गया? माइजरली पर्सन, यानी कि कंजूस व्यक्ति। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। फ्रूगल पर्सन। अब देखिए फ्रूगल पर्सन क्या होता है? जो सामान को बेकार न जाने दे। जैसे कि मम्मियाँ होती है ना घर पे,
कुछ भी बना हो, कुछ भी हो, उसको वेस्ट नहीं करती, बासी खाने तक को वेस्ट नहीं करेंगी, ठीक है, कुछ ना कुछ उनका भी यूज़ कर ही देंगी। तो ये फ्रूगल पर्सन क्या होता है, जो सामान को, किसी भी चीज़ को बेकार ना जाने दे, उसका कुछ ना कुछ यूज़ निकाल ही ले। ओके, फिजिकली हैंडीकैप्ड सबको पता ही है, जो विकलांग हो उसे फिजिकली हैंडीकैप्ड बोलते हैं। माइजरली पर्सन, माइजर में आपको बताया, जो कि कंजूस। ए पुअर पर्सन, पुअर पर्सन क्या होता है, जो गरीब व्यक्ति हो, पुअर हो गया, सबको पता है। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए पर्सन वू डजंट बिलीव इन एनी रिलीजियन, बताइए। ऑप्शन ए फ्लैटलिस्ट, बी रैशनलिस्ट, सी अथीस्ट, डी पगन। दीजिए आंसर, ऑप्शन ए बी सी या डी। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी से आंसर दीजिए। और डेली इस क्विज को अटेंड किया कीजिए। देखिए डेली की आपकी 4-5 वोकैब लर्न हो रही हैं, 4-5 ही कहाँ, मैं आपको बाकी के वर्ड्स भी तो एक्सप्लेन करती हूँ। आपको सिर्फ 4 वोकैब नहीं लर्न हो रही, 4 वोकैब के उसमें आपको 10 के करीब वर्ड्स पता चल जाते होंगे। तो डेली आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो रही है, हिंदी भी अच्छी हो रही है, साथ ही आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हो रहे हैं। और आपके देखिए 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं, 21वां क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है। तो आपकी 20 मिनट की भी वीडियो नहीं होती और आपके 20 क्वेश्चंस तो वैसे ही हो जाते हैं, और 21वां क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूँ, तो आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होता। आपकी इतनी सारी चीज़ें हो रही, तो क्विज को डेली अटेंड किया कीजिए और ध्यान से किया कीजिए। एक बार में चीज़ें याद नहीं होती हैं तो रिवाइज कर लिया कीजिए। आप 2-3 दिन में एक बार क्विज को चला के फ़ोन में और अपना कोई काम कर लीजिए, आपके कानों में साउंड भी जाती रहेगी और आपकी रिवीजन भी होती रहेगी। क्योंकि जो चीज़ आप एक बार देख चुके हैं तो उसको आप सिर्फ सुनेंगे, उस सुनने मात्र से ही आपकी वो चीज़ रिवाइज हो जाएगी और आपको पक्की हो जाएगी। ओके, तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि एथीस्ट। ए पर्सन वू डजंट बिलीव, कोई भी पर्सन वो डजंट नहीं करता है, बिलीव विश्वास, इन एनी रिलीजन, यानी कि धर्म। रिलीजन क्या होता है, धर्म, यानी कि कोई भी पर्सन जो किसी धर्म में बिलीव नहीं करता उसे क्या बोलते हैं, एथीस्ट। एथीस्ट यानी कि नास्तिक, नास्तिक जो आपको पता है भगवान में, धर्म में विश्वास ना करता उसे एथीस्ट बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। फ्लैट लिस्ट, फ्लैट लिस्ट क्या होता है, जो मोहरों को इकट्ठी करता है ना, यानी कि पुराने सिक्कों विक्कों को इकट्ठा करता है, उसे फ्लैट लिस्ट बोल देते हैं। पेपर में पूछा जाता है फ्लैट लिस्ट भी, याद रखिएगा इसको। कोइंस वगैरह इकट्ठा करना, ये सब उसको फ्लैट लिस्ट बोला जाता है। रैशनलिस्ट, रैशनलिस्ट क्या होता है, तर्क या कारण जानकर किसी चीज़ में विश्वास करने वाला। जैसे कई होते हैं ना, कहते हैं कि ये अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास है। जैसे कि कई चीज़ें हैं जो पुरानी हैं कि इसको खाने से ये हो जाता है, वो हो जाता है, रात को ये काम नहीं करना चाहिए, दिन में ये नहीं करना चाहिए, सब चीज़ें। सूर्य ग्रहण में अब खाना खाने की बात चली थी तो उसको भी कई अंधविश्वास करने वाले थे। लॉजिक लगाते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए, रीज़न बताओ। तो जो जब तक कोई साइंटिफिक फैक्ट या उसका प्रूफ ना ले लेना, जब तक ना माने, तो उसे रैशनलिस्ट बोलते हैं। ओके, मतलब लॉजिक लेकर विश्वास करने वाला। पगान, पगान क्या होता है, जो किसी और के भगवान में विश्वास ना करे, मतलब सिर्फ अपने अपने में विश्वास करे और किसी में ना करे। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है आपके लिए। अब ये आज का प्रश्न है जो आपके लिए, जिसका आंसर मुझे आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, लाइव चैट में नहीं। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टू थ्रो और ड्रॉप अननेसेसरी गुड्स और फ्यूल फ्रॉम ए शिप, एन एयरक्राफ्ट, ए स्पेसक्राफ्ट, एक्सेट्रा। ऑप्शन ए कैप्साइज, बी एंथ्रोल, सी वैलिड, डी जेटिसन। अब इसका आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए लाइव चैट में आंसर मत दिया कीजिए। अगर आप कम से कम नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं, अगर आपका गलत भी होता है तो एटलीस्ट मैं आपको एक्सप्लेन तो कर सकती हूँ ना नीचे अच्छे से। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, किसी को आता हो, नहीं आता हो, गलत आता हो, जैसा भी आता हो, आंसर जरूर दिया कीजिए। एटलीस्ट आपको एक वोकैब तो लर्न होगी ना। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ना, पर्सनली आपको मैं खुद आंसर देती हूँ अगर आप गलत भी देते हैं तो, कि आपका ठीक है या गलत है, और अच्छे से एक्सप्लेन करके हिंदी के साथ आपको एक्सप्लेन करके नीचे लिखती हूँ। तो आंसर ज़रूर दिया कीजिए, इसमें आप ही का फ़ायदा है, आपका एक न्यू वर्ड क्लियर होगा। अगर आप गलत भी देते हैं तो आपको हमेशा याद रहेगी वो चीज़ कि आपने एक गलत दिया था और उसका आंसर ये था। तो आंसर ज़रूर दिया कीजिए, आता हो या नहीं आता हो। ओके, चलिए आप सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए जल्दी जल्दी, और जिसने स्कोर टाइप कर दिया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए वीडियो को डेली लाइक कर दिया कीजिए, इससे मुझे भी बहुत सपोर्ट मिलता है। और साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगती है। तो कमेंट बॉक्स में अच्छे से कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो में कोई चेंज की ज़रूरत है, सुझाव देना चाहते हैं आप वीडियो में कोई चेंज की, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके अकॉर्डिंग चेंज कर दूंगी। और हाँ, मैंने हरियाणा के मई महीने के कंप्लीट करंट अफेयर्स भी डाले हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। जिसने हरियाणा के करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और साथ ही एनिमल हस्बेंड्री और हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैंने डाल रखे हैं प्लेलिस्ट में। जिसको एनिमल हस्बेंड्री करनी है, मैंने एनिमल हस्बेंड्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो डाले ही हैं सारे के सारे। साथ ही पशुओं की नस्ल
बी डाल रखी है ट्रिक के साथ। तो एनिमल हस्बेंड्री और हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर के जो पुराने साल के पेपर में क्वेश्चंस आए हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। ओके, और साथ ही हिंदी की वीडियोस भी देखा कीजिए। नीरू मैम डेली आपको थ्योरी के साथ एग्जांपल्स भी कराती हैं। जल्दी आपका हिंदी का टॉपिक वाइज क्विज भी स्टार्ट करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए उन सभी चीज़ों की जो आप थ्योरी के रूप में करते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, गुड नाइट।